दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में तभी से बवाल चल रहा है जब से बिलावल भुट्टो गोवा आए थे, यानी भारत आए थे एससीओ समिट में। और उसके बाद जब से वो लौटे हैं उसके बाद से भी तमाम तरह की बहसें हम देख रहे हैं, आरोप तराशी का एक पूरा सिलसिला देख रहे हैं। इधर जयशंकर साहब ने कुछ बयान दिया, उधर शुक्रवार को उनकी तरफ से एक बयान आया। इसकी तो हम चर्चा करेंगे ही कि बिलावल भुट्टो यहाँ करने क्या आए थे। और चलिए मान लें कि एससीओ की उनकी जिम्मेदारी थी, प्रतिबद्धता थी, वो उसमें आए थे। लेकिन ये अरमान लेकर के क्यों आए थे कि एस जयशंकर साहब से उनकी टॉक्स हो जाएंगी, जो कि उनको निराशा हाथ लगी। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं और उनको जोड़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, मैं बिलावल भुट्टो और दूसरे मसलों पर तो बाद में आता हूँ। आपने पिछले दिनों एक रिपोर्ट दी थी कि G20 के मद्देनजर अब भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ टारगेट किए जाएंगे, कुछ धमाके किए जाएंगे, कुछ आतंकवादी वारदातें की जाएंगी। अभी आपने एक और खबर ब्रेक की है कि जैश और कुछ दूसरे संगठन दिल्ली को निशाना बना सकते हैं। कुछ समय पहले आपने कहा था कि पुंछ की साइड से कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं, और हमने और आपने देखा कि जब बिलावल भुट्टो यहाँ थे लगभग उसी समय पुंछ में हमारे 5 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए, उन पर अटैक हुआ। आपके पास बहुत पुख्ता खबरें होती हैं। ये बिना आईएसआई और बिना मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री की शह के तो ये हो नहीं सकता है कि वो घुसपैठ करें और भारत में इस तरह की वारदातें करें। सब जानते हैं G20 को लेकर के किस तरह की परेशानी सीमा पार है। G20 की समिट के तहत ही एक बैठक मई में ही श्रीनगर में होने जा रही है, जिसको लेकर के पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, ये क्या भारत की जो सिक्योरिटी है वो इनके जो भी दांव पेच हैं, जो भी साजिशें हैं, उनको कहीं ना कहीं विफल करने में नाकाम हो रही हैं क्या? क्योंकि पुंछ की घटना ऐसे ही शो करती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, ये मार्च में मीटिंग हुई थी GHQ में, और उसमें मास्टर प्लान जो बनाया गया है वो पेश किया गया था, और उसमें ये था कि G20 को काउंटर करने के लिए इन्होंने 3 तरह के जो है वो प्लानिंग की है। एक है डिप्लोमेटिक सतह पे उसकी जो प्लानिंग हो रही है, एक जो घुसपैठ के जरिए और आतंक के जरिए जो वो सबोटाज करना चाह रहे हैं उसको, और तीसरा था कि पाकिस्तान के अंदर POJK में गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान में G20 को लेकर जितना प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, अपनी अवाम को, अपनी जनता को डार्क में रखने के लिए वो किया जाए। और एक G20 के श्रीनगर में जो इजलास है उसके खिलाफ एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन डेवलप किया जाए पाकिस्तान के लोगों में और POJK के लोगों में और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में। तो वो हमने देखा कि उसका सबसे पहले तो हमने देखा कि POJK में जो तनवीर इलियास की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर की, उसके खिलाफ जुडिशियल कू करवाया गया, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसके बाद चौधरी अनवारुल हक को POJK का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब चौधरी अनवारुल हक के जो भाई हैं वो जर्नैल हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
प्रो पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फैमिली है, और उनके काबिल एतमाद लोग हैं ये। और इसमें पीटीआई के कुछ लोगों को साथ मिला के 6-7 को फॉरवर्ड ब्लॉक बना के, तो बेसिकली पीडीएम टाइप हुकूमत अब इन्होंने बनाई है पीओजेके में। और वहां पे दूसरा हमने देखा कि अप्रैल में बाकायदा मार्च के एंड से शुरू हुआ ये काम। तमाम पीओजेके के स्कूल्स और कॉलेजेस में इस्लामी जमीयत तुलबा, जो एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दोबारा एक्टिवेट किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन्होंने वहाँ हाई स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके पॉलिटिकल लेक्चर देने शुरू किए इंडिया के खिलाफ। इसके साथ 30 अप्रैल को फिर तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ख़त्म नबूवत जो कॉन्फ्रेंस है, वो हटियां वाला जेलम वैली में उन्होंने ऑर्गेनाइज की। तो ये तो पीओजेके की हद तक इन्होंने, और ये कर रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं वहां पे अंदरूनी खाना। अब इन्होंने भुट्टो के आने से पहले 2 दिन पहले जांबाज फोर्स के नाम से एक नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस की है, जो गाजी शहजाद अहमद की क्यादत में अब जहाद का जिसने ऐलान किया है। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हम G20 श्रीनगर में नहीं होने देंगे। ये उनका उन्होंने इसको चैलेंज लिया है। अब ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें अब जो पाकिस्तान मिलिट्री है, वो पुराने जो उनके जहादी ग्रुप्स हैं, उनको एज अ कंसल्टेंट हायर कर रही है, ये जांबाज फोर्स के लिए भी। और जो नए आतंक संगठन बन रहे हैं, उनको कंसल्टेटिव यानी पोजीशंस पे ला रहे हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के पुराने लोगों को। अभी आज की ताज़ा खबर ये है कि मुरीदके में एक मीटिंग हुई है। मुरीदके जो है वो लाहौर के पास है, और ये वही जगह है जहां पे हाफिज सईद का जमात दावा का हेडक्वार्टर था। तो वहां पे मीटिंग हुई है, और उसमें लश्कर और जो जैश ए मोहम्मद है, इनको इकट्ठा किया गया है। और अब ये है कि ये दिल्ली के अंदर जो जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, जहां काम करते हैं, या वो जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, और वो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है NIA, उसके लिए काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। अब ये हमारी जानकारी है कि उनको ये टारगेट करने का मंसूबा बना रहे हैं। और इनका प्लान ही ये है कि इतना फसाद डाला जाए कि लोग G20 की जो अच्छाई है उसको याद करने के बजाय टेररिस्ट एक्टिविटीज को याद करें। डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है, इन्होंने अब कल अनाउंस किया है कि जो प्रेसिडेंट है पीओजेके का बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वो और आपके जो श्रीनगर में है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इन्होंने मिलकर ये ऐलान किया है कि न्यूयॉर्क में, लंदन में, वॉशिंगटन में और जिनीवा में, और ये मेरे पास उसकी लिस्ट है मौजूद, ब्रसल्स में, और न्यूयॉर्क वगैरह, ब्रसल्स, और इन जो मैंने नाम लिए शहरों के, यहाँ पे वो प्रोटेस्ट शुरू करेंगे ऑर्गेनाइज। डेट्स का भी उन्हें पता नहीं चला। हमारा ख्याल ये है कि जब वहां पे G20 अगर होती है, तो G20 जब हो रही होगी मीटिंग, उस वक्त इन वेस्टर्न कंट्रीज के G20 मुल्क जो हैं, उनके कैपिटल्स में ये प्रोटेस्ट करेंगे। और इसके लिए जो हमारी इतला है वो ये है कि इसका सारी फंडिंग जो है वो ISI कर रही है। और इसका मैकेनिज्म ये है कि फंडिंग जो है वो जाएगी पाकिस्तान एम्बेसी में, और पाकिस्तान एम्बेसी जो है उसके अंदर जो ISI का सेल है, जिसको हर एम्बेसी के अंदर मिलिट्री अटैची लीड करता है, उसकी दैयत में ये फिर जो चुनिंदा मसाजिद हैं उन शहरों में यूरोप और अमेरिका के, जहां पे अमाम जो है इनके पेरोल्स पे हैं, उनको पेमेंट की जाएगी। वो फिर कोचेस वगैरह का बंदोबस्त करेंगे, केटरिंग का बंदोबस्त करेंगे। और दूसरा ये कि जो सहूलतकार हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे JKLF वाले हैं और दूसरी पार्टियां हैं, उनको भी ये फैसिलिटेट करेंगे और उनको इकट्ठा करके ये मुजाहरे करेंगे।
अब ये मुजाहरे कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं वो एक अलग मसला है। हमने देखा है पिछले दिनों में जो आईएसआई की कोशिशें जो है पिछले 2022 में भी बहुत कमजोर रही हैं। मतलब 15, 10, 15, 20 से ज्यादा लोग ये इकट्ठे नहीं कर सके बड़े से बड़े संगठन मुजाहरे में भी यहाँ यूरोप में। तो ये होते हैं कामयाब या नहीं होते ये भी देखना है। लेकिन इन चीजों को मैं थ्रेट नहीं समझता। लेकिन मेन जो इस वक्त थ्रेट है वो ये है कि ये दिल्ली पे, अब ये दिल्ली का कर रहे हैं प्लान, और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसका नोटिस लेंगी और वो सिक्योरिटी ग्रिड को वहां पे टाइट करेंगी। जी। अमजद भाई, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये तो वही बात हो गई। क्योंकि जो हालत आज पाकिस्तान की है, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, सियासी तौर पर भी बिल्कुल दिवालियेपन के कगार पर है। बहुत बुरा हाल है। इसके बावजूद इस तरह की साजिशें, और भारत से पाकिस्तान का मुकाबला ही क्या है। भारत आज पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है पूरी दुनिया की। हमारी सेना को भी अब पूरी तरीके से, सेना को भी, जो अर्धसैनिक बल हैं, जो हमारी पुलिसिंग है, वो भी जो बिल्कुल मॉडर्न जो हथियार हैं उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। एक तरफ तो बाजवा साहब का एक पुराना इंटरव्यू हामिद मीर ने बताया कि वो उन्होंने 20-22 पत्रकारों के सामने, जर्नलिस्ट के सामने ये एक्सेप्ट किया था कि हमारे पास तो डीजल भी नहीं है, हमारे तो टैंक भी काम करने की स्थिति में नहीं है, और हम तो युद्ध लड़ने की ही हालत में नहीं है। और दूसरी तरफ ये साजिशें पाकिस्तान कर रहा है। आखिर और कितना एक्सपोज होना चाहता है? देखें, अब घुसपैठिए भेजने के लिए तो डीजल नहीं चाहिए ना। और ये जो जंग नहीं लड़ सकते हिंदुस्तान के साथ, तो उसी की वजह से ये इस किस्म के इंडिविजुअल टेररिज्म के एक्ट कर रहे हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगलात में से घुसाड़ रहे हैं उनको, या वाया नेपाल या वाया बांग्लादेश या इवन वाया श्रीलंका। ये दहशतगर्द घुसा रहे हैं वहां पे। और जो वहां ऑलरेडी इनके लोग मौजूद हैं वो फिर इनको आगे हथियार वगैरह सप्लाई करते हैं। अब आप देखें पिछले दिनों में कितने ड्रोन इन्होंने गिराए हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। तो वो तो हमें पता है जो गिराए हैं, तो जो नहीं गिराए उनका तो हमें नहीं पता, है ना। भाई 10 उन्होंने भेजे, 3 इन्होंने गिरा दिए, 4 का पता ही नहीं लगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो असलहा जी जी। आ रहा है, पैसे आ रहे हैं ड्रोन्स के जरिए। और ये काफी इस वक्त जो है ना तशवीशनाक सूरत हाल है। जी। डॉक्टर साहब, पीओजेके का आपने जिक्र किया है। वहाँ तो तमाम प्रदर्शन होते रहते हैं। अब तो वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि हम हमारे लिए तो बॉर्डर खोल दो, हम तो हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। आप से बेहतर और कौन जानता है वहाँ की सिचुएशन, और लोगों का जो मन है उसको बेहतर तरीके से आप रीड कर रहे हैं। यहाँ जो जम्मू कश्मीर है भारत में, वो तो तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ा है। यहाँ जितने काम हो रहे हैं और जिस तरह का मामूल यहाँ आ गया है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए, उनके कमांडर मारे गए, जो अलगाववादी थे उनकी जबानें बंद हुई हैं, जो पॉलिटिशियन पाक परस्ती दिखाते थे वो भी अब आम तौर पर चुप हैं। एक आध को छोड़ दें, महबूबा मुफ्ती वगैरह को, कभी कभी फारूक अब्दुल्ला के सिर पर भी भूत सवार होता है, पर आम तौर पर शांति है। और भारत सरकार अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के बारे में सोच रही है। दिसंबर तक हो जाए या अगले साल के शुरू में हो जाए या लोकसभा के साथ हो जाए, पर जी। चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या बौखलाहट की वजह ये भी है चीन और पाकिस्तान दोनों की, कि भारत का जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वो तरक्की के रास्ते पर निकल चुका है, और अब तो हालत ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जो इलाका है वो भी भारत के साथ मिलना चाहता है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि चाइना का जो इंडिया के साथ मसला है वो ये है कि वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को परेशान रखना चाहता है।
सिक्योरिटी का इशू खड़ा रखना चाहता है, ताकि चाइना जो है वो इंडिया को की जो ग्रोथ रेट है या जिस रफ्तार से तरक्की हो रही है उसको वो सुस्त कर सके। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद ही हिंदुस्तान दुश्मनी और हिंदू दुश्मनी पे बनी थी। तो वो उसके लिए जरूरी है कि हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, ताकि हिंदुस्तान की तरफ से भी बयानात आए और फिर उन बयानात को दिखाया जाए कि देखो हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, वो तो ये कह रहा है, लेकिन ये ना बताया जाए कि हमने उनको क्या कहा है जिसकी जवाब में उन्होंने ये कहा है। तो वो एक उन्होंने सिस्टम बनाया है। अब चाइना और पाकिस्तान दोनों का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो सी पैक है, और उसमें जाहिर है कि सी पैक को इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है और केपीके में जो है वो टीटीपी वाले मार रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी को। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को और लद्दाख का जो इलाका है इनको रखना चाहते हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज, ताकि इंडिया यहाँ पे एंगेज रहे, और अगर किसी वक्त इंटरनेशनल मंच पे कोई बात हो तो वो इंडिया का सामने रख सके कि जी ये देखिए इंडिया ये कर रहा है, ये कर, ये ना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ ना कि अब देखें ये जो मारे हैं दहशतगर्द, कल भी मारे हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान के अखबारात में खबरें छप रही हैं कि G20 के तैयारी के दौरान जो है वो कश्मीरी मासूम कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। मतलब वो स्पिन दे रहे हैं ना उसको, वो ये नहीं कह रहे दहशतगर्द घुसपैठिए थे जिनको मार रहे हैं। तो इसमें अब देखते हैं इसका, मैं समझता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इनको यूएई को, और क्योंकि यूएई पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, और अमेरिकन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनके जरिए पाकिस्तान पे प्रेशर डलवाना चाहिए कि G20 जो है वो सिर्फ इंडिया का G20 नहीं है, वो बाकी 19 देश भी उसमें शामिल हैं और बड़ी पावर्स हैं। तो इसको बाज रखें, क्योंकि अगर ये बाज नहीं आए और अगर इन्होंने जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक जैसे जैसे G20 करीब आ रही है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात करने की प्लानिंग कर रखी है, मुंबई में, आपके इधर दिल्ली में और शहरों में। तो वो फिर G20 गुजरने के बाद जो है फिर तो इनका तो ये अगर इंडिया ने फैसला कर दिया कि हमने इनको सबक सिखाना है और फौजें चढ़ा दी, तो ये तो 48 घंटे से ज्यादा लड़ ही नहीं सकते। तो ये तो फिर कहानी खत्म है इनकी। तो ये एक इस पूरे रीजन में जंग का जो खतरा है वो पाकिस्तान की वजह से मंडला रहा है। जी मिर्जा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले दिनों पाक सेना प्रमुख बीजिंग की यात्रा पर गए, चीन की यात्रा पर गए, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। ये इनका बीजिंग का दौरा, चीन का दौरा केवल इसलिए कि चीन से पाकिस्तान को कुछ मिल जाए और जो प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं चीन के, कुछ उनके लिए ही पैसा जारी हो जाए तो शायद हमारा काम बन जाए। पिछले दिनों तो इनके आपके मिलिट्री के जो कमांड, आपके सेना प्रमुख हैं, उनकी लैंग्वेज को लेकर के वो जिस तरीके से अटक रहे थे अंग्रेजी बोलते हुए, पूर्व वहाँ के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में, उसकी भी खासी मजाक उड़ी है। तो ये जो कुल मिलाकर के इनका प्रयास है, यूएई वो हाथ खड़े कर चुका, इनकी मदद नहीं कर रहा है। आईएमएफ में 6 महीने से इनकी एप्लीकेशन लटकी पड़ी है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चीन भी आसानी से पसीज नहीं रहा, अमेरिका तो एक तरीके से हाथ खींच ही चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अंदरूनी हालात क्या हैं इस समय पाकिस्तान के? ये जो जनरल गया है वहां चाइना, इसमें एक बहुत बड़ा जो इशू वहां एड्रेस करने गए हैं ये, वो स्पेयर पार्ट्स का है। अब जो अमेरिकन असला इनके पास है और जो इनके पास फ्रेंच असला है या दूसरे मुल्कों का असला है, उसके स्पेयर पार्ट ये खरीद नहीं सकते। तो ये उनके पुर्जे जो है ये भेजे गए हैं चाइना।
ताकि चाइना में जो वेपन फैक्ट्रियां हैं वो उन पुर्जों के डुप्लीकेट वहां पे बना के पाकिस्तान को सप्लाई करें। ये अभी तक किसी जगह पे ये खबर ब्रेक नहीं हुई, आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं मैं कि जी ये जी। अब स्पेयर पार्ट्स के लिए वहां गए हैं और इन्होंने वहां किया है। दूसरा ये है कि आईएमएफ का बहुत दबाव है कि फौज के बजट पे 15 से 20% तक जो है कटौती लगाई जाए। यही वजह है कि अभी तक आईएमएफ नहीं दे रहा है इनको लोन। तो उसके जवाब में इन्होंने ये वहां पे बात की है कि जो सी पैक है इसके जो इसको दोबारा से शुरू करने के लिए हम तैयार हैं। और उसके लिए भले चाइना अपनी फौज भी भेजना चाहे, अपने प्रोजेक्ट्स के हिफाजत के लिए सिक्योरिटी भेजना चाहे, तो हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन इससे ज्यादा जो मैसेज वो वहां गए थे डिस्कस करने, वो ये था कि अफगानिस्तान को सी पैक में शामिल करना चाहता है चाइना। तो वो इसको फिर वहां बुला के ये डिस्कशन भी उनके साथ की है, जिसका हमने देखा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ऐलान किया कि सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अब अफगानिस्तान में भी फैलाया जाएगा। जी। और अमजद जी, ये जो बिलावल भुट्टो भारत आए थे, गोवा आए थे, एससीओ के समिट में आए थे, सब जानते हैं। लेकिन क्या मुंह लेकर के आए थे? क्योंकि दिसंबर में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जिन अल्फाजों का, शब्दों का इस्तेमाल किया था, गुजरात का कसाई बता करके ओसामा बिन लादेन के संदर्भ में इन्होंने बदजुबानी की थी, जिसकी आलोचना पाकिस्तान के भीतर भी हुई थी कि एक विदेश मंत्री को कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में किया है, वो शोभा नहीं देता। इसके बाद भारत आ जाना और भारत में ये उम्मीद करना कि बायलैटरल टॉक्स हो जाएंगी, और एस जयशंकर की जो बॉडी लैंग्वेज थी जब वो सारे विदेश मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे मेन मीटिंग के लिए, उस समय भी क्या इनको संदेश नहीं मिला कि भारत जो है वो जो भी आपने बदजुबानी की थी उसको बिल्कुल भी टॉलरेट करने को तैयार नहीं है? और उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, दोनों देशों को बात करनी चाहिए। देखिए, जहां तक ताल्लुक है इसका के एक्सक्यूज मी, बिलावल भुट्टो के आने का, तो बिलावल भुट्टो आखिरी 5-6 दिन तक यही था कि पता नहीं आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, ये एक था। लेकिन अंदर से ये फैसला कर चुके थे कि बिलावल जाएगा, इसलिए कि एक तो ये कि एससीओ जो है वो मतलब इन द फाइनल एनालिसिस वो चाइना का मंच है। और चाइना और फिर दूसरा बड़ा मुल्क रूस है। अब ये रूस से तेल ले रहे हैं, चाइना के साथ इनके इकोनॉमिक टर्म्स हैं, सिक्योरिटी टर्म्स हैं, सारा कुछ है। तो अगर ये नहीं जाते तो फिर ये 2017 में जब इन्होंने ज्वाइन किया था एससीओ को, उस वक्त जो इन्होंने ओथ पे साइन किए थे कि ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एससीओ की कार्रवाई में कोई रुकावट पड़े, तो फिर वो रुकावट बन जाते। तो इसलिए ये उस प्रेशर के तहत आए। लेकिन जब आए तो फिर इन्होंने वो अपना जो है वो उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। और बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब है कि इलेक्शन में हमारे एशिया में एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है, पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, बिलावल भुट्टो ने वही किया। बिलावल भुट्टो को ये समझ नहीं आई कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी स्टेट नहीं है। भारत की स्टेट जो है वो उस प्रेसिडेंसी भारत की G20 की प्रेसिडेंसी भारत की स्टेट के पास है। एससीओ की मीटिंग भारत की रियासत करवा रही है। वो चाहे कांग्रेस होती, चाहे बीजेपी होती, चाहे जनता दल होती, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार होती, वो करवाना पड़ता है आपको। तो वो बिल्कुल ऐसे जुबान इस्तेमाल कर रहे थे जैसे लग रहा था कि कांग्रेस के कोई ये मतलब राहुल गांधी का कोई डुप्लीकेट आ गया है।
बिल्कुल वो लैंग्वेज थी, और उसको पाकिस्तान में भी पसंद नहीं किया गया। मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी जो यूथ है उन्होंने पसंद नहीं किया। 12 साल के बाद एक मौका मिला पाकिस्तान को कि वो भारत के सरजमीन पर कदम रखे, इंटरेक्ट करे, जर्नलिस्टों से भी उनकी बैठक हुई और चीजें भी हुई। तो ऐसी बात करनी नहीं करनी चाहिए थी जिससे जो है वो फासले बढ़े। लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि पाकिस्तान की नीयत नहीं है कि भारत के साथ जो है वो फासले कम किए जाएं और उनको आपस में नजदीक एक दूसरे के लाया जाए। जी। और एक बयान और चर्चा का विषय रहा, इन्होंने कहा कि साहब 370 जब तक वापस नहीं हो जाता है, यानी 2019 अगस्त से पहले की सिचुएशन नहीं वापस कर दी जाती है, तब तक टॉक्स नहीं की जाएंगी। इसमें एस जयशंकर साहब ने कहा है कि जितना जल्दी आप ये भूल जाएं उतना बेहतर है आपके लिए, आप लोगों की सेहत के लिए भी और रिश्तों के लिए भी। 370 कभी वापस नहीं आएगी, ये अब इतिहास की बात हो चुकी है। इसके अलावा एस जयशंकर साहब ने ये भी कहा है कि साहब ये जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको लेकर के पाकिस्तान को भी और चीन को भी ये सेंसिटिविटी का हमें इनको ख्याल रखना चाहिए कि ये भारत की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये कॉरिडोर ऐसी जगह से गुजर रहा है जो भारत का हिस्सा है, भले ही पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। और यहाँ तो अमजद भाई के पिछले दिनों से ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत कोई एक ऑपरेशन करेगा और जो पाकिस्तान की सेना वहां पर हैं उनको उठा करके पीओके से बाहर फेंक देगा। आप क्या कहते हैं इस पर? मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की अपनी हरकतों की वजह से वो दिन अब ज्यादा मुझे दूर नहीं लगता कि ये हो सकता है ऐसा जो आप फरमा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का वजूद ही नफरत पे है ना, देखें। और फिर अल्टीमेटम देना, अब देखें ये जो उस अब ये 370 एक ऐसा कांटा बन गया इनके गले में कि ना निकल सकता है ना निकल सकता है। क्योंकि अब इनको पता लग गया कि 370 तो इंडिया ने लेना नहीं। उस वक्त तो जोश में इन्होंने कह दिया यदि 370 लोगे वापस तो हम आएंगे। बहुत सारी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां भी ऐसी हैं जो आजाद और खुद मुख्तार आजाद रियासत जम्मू कश्मीर की बात करती थी। उन्होंने भी यही बेवकूफी की कि उस वक्त उन्होंने जोश में आके कि मोदी जी ने ये 370 हटा दिया है, हाँ मोदी जी जो है वो फाशिस्ट हैं और ये हैं और वो हैं। और आज वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर हो गए, सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके दो दो चार चार मुल्कों में, कभी जिनीवा में कभी लंदन में, लेकिन अवाम से वो कट चुके हैं। पीओजे के अवाम से कट चुके हैं, क्योंकि पीओजे के अवाम कहते हैं कि 370 खत्म होने के बाद तो कश्मीर का शक्ल ही बदल गई है। समझे कि नहीं? तो ये अब पाकिस्तान समझ गया इस चीज को, लेकिन अब वो कहते हैं कि करे क्या पाकिस्तान के, कैसे अब इस मुतालबे से पीछे कैसे हटे। वो नहीं, उस बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वहां पे बगावत ना हो सेना के खिलाफ, और सेना को उठा के पाकिस्तान की सियासत से बाहर करके एक ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे इंस्टॉल नहीं होती। उस वक्त तक ये जो पॉलिसी मैटर्स हैं इनको रिवाइज नहीं किया जा सकता। जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा, थैंक यू। ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मसलों पर खुल करके अपने विचार जाहिर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नमस्ते, नमस्कार। जय हिंद।